अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई कानूनी इन्फॉर्मेशन के साथ जो शायद कानूनी तौर पर आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं, आपने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान के अंदर कई ऐसे लोग हैं या कई ऐसे फ़िका हैं जिनके ऊपर ज़कात लागू नहीं होती। तो जब आपने कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाना है या इंश्योरेंस आपने सीख करनी है, जैसे लोग स्टेट लाइफ की इंश्योरेंस लेते हैं, या दूसरी ऐसे आपने कोई सोना आपने जमा करवाना है, आपके गोल्ड है, सिल्वर है, या आपकी पेपर करेंसी है, या आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं, या आपके बैंक अकाउंट्स हैं, या आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, जैसे ऑल टाइप ऑफ शेयर्स हो सकते हैं, डिबेंचर हो सकते हैं, इसके अलावा एनआईटी यूनिट्स हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो सकते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट हो सकते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जिनके मुतल्लिक अगर आपका फ़िका जो है वो अहले तशी है तो आपको ज़कात उसके ऊपर लागू नहीं होती। लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जब भी किसी भी अकाउंट आपने बैंक में खुलवाना है, या आपने जो है वो किसी कंपनी के अंदर शेयर परचेज़ करने हैं, या आपने गोल्ड जो है वो ऑर्नामेंट है, सिल्वर है जो कॉइन की फॉर्म में ना हो, उसके अंदर आपने कोई भी जब आप उसकी बुनियाद डालें तो आप पहले दिन अपना ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म अदा करें। सो आज की हमारी जो डिस्कशन है वो डिक्लेरेशन फॉर्म ज़कात के मुतल्लिक जो है उसके मुतल्लिक रहेगी। इसके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल है, आपने इसको कहाँ से परचेज़ करना है, इसके कंटेंट किस तरह से होंगे, ये कितने रुपए के स्टैम्प पेपर पे होगा, इसको जो है वो विटनेसेस की ज़रूरत है या नहीं है, किन चीज़ों के मुतल्लिक आज ये ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म देना ज़रूरी है, इन सारी जो है पहलुओं को हमने आप डिस्कस करना है। लेकिन आपने वीडियो को जो एंड तक देखिएगा ताकि आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो सके और इसके अंदर जो है वो किसी किस्म की कोताही ना हो। क्योंकि जब आप डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं देते ज़कात के मुतल्लिक तो फिर आप जो है वो आपकी ज़कात एनुअल बेसिस के ऊपर कट जाती है। कई लोगों के जो है वो बहुत ज़्यादा रकूम जो है वो बैंक के अंदर होती हैं, जो बाद अज़ा कहते हैं कि जनाब हमारे लाखों रुपए जो है वो ज़कात की मद के अंदर डिडक्ट कर लिए बैंक ने, क्योंकि उनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है कि अगर आपने एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट आपने उसको डिक्लेरेशन फॉर्म नहीं दिया तो तब उस सूरत के अंदर आपकी ज़कात डिडक्शन जो है वो होगी। तो आइए वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जब मैं आपको बताऊं कि किसी भी चीज़ को जो आपकी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, हमारे मुल्क के अंदर हर चीज़ की बुनियाद के ऊपर एक कानून लागू होता है। कोई भी अगर बैंक एक्टिविटी करता है या आपकी टैक्स डिडक्शन होती है या कोई भी जो चीज़ है उसके पीछे कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशन लॉ होता है। इसी तरह से हमारी जो ज़कात डिक्लेरेशन है उसके मुतल्लिक भी एक लॉ है, इसका सेक्शन 3 है जिसके लॉ का नाम है ज़कात एंड यूशर ऑर्डिनेंस 1980, और इसके मुतल्लिक रूल्स भी हैं। रूल 20 ऑफ ज़कात कलेक्शन एंड रिफ़ंड रूल्स 1981 है। ये उसके मुताबिक ये आपका ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म जमा कराया जाता है। एक फ़ॉर्म की किस्म होती है, उसके अंदर चंद बुनियादी जो है वो चीज़ें आपने जमा करवानी होती हैं, उसके अंदर इंदराज करना होता है। दूसरी इसके अंदर काबिल ज़िक्र जो चीज़ है वो ये है कि ओथ कमिश्नर से आपने टेस्ट करवाना है। अब ओथ कमिश्नर क्या होता है? ओथ कमिश्नर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है या एक ऐसा इदारा है या ऐसा एक शख्स है जिसको कानून के अंदर ये इख्तियार दिया गया है कि आप लोगों की ओथ को एडमिनिस्टर करवाएं। लॉयर नहीं कर सकते, ना जजेस कर सकते हैं। ओथ कमिश्नर एक स्पेशल लॉ है, उसके मुताबिक जो है वो ओथ कमिश्नर आपसे ओथ जो है वो ले सकता है। ओथ के अंदर आप कहेंगे जी कि मैं अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जानकर कहता हूँ या कहती हूँ कि मैं जो है वो फ़लाँ फ़िके से ताल्लुक़ रखती हूँ जिनके ऊपर जो है वो ज़कात लागू नहीं होती। आपकी ओथ के ऊपर जो है वो कोर्ट जो आपका ओथ कमिश्नर है वो उसके ऊपर स्टैम्प लगाएगा कि जनाब इन्होंने मेरे सामने ओथ ली है, हल्फ लिया है और ये कह रहे हैं कि जिस फ़िके से ताल्लुक़ रखती हैं यानी कि अहले तशी, उसके अंदर इनको ज़कात लागू नहीं होती है। दूसरा पॉइंट जो है वो काबिल ज़िक्र था। उसके बाद आपने अपने नाम की डिटेल देनी है। ये फॉर्म मैं आपसे डिस्क्रिप्शन पे कोशिश करूँगा शेयर भी कर दूँ ताकि आप वहाँ से डाउनलोड कर सकें और आप उसको कर सकें। फिर आपने अपना नाम बताना है, उसके अंदर आपने वल्दियत बतानी है, अपनी एज बतानी है, और फिर आपने उसके अंदर जो है वो
अपने फ़िका का जिक्र करना है कि आई एम अ मुस्लिम एंड फॉलो फलाना फ़िका अहले तशी फ़िका अकॉर्डिंग टू माई फेथ एंड अबव सेड फ़िका आई एम नॉट obliged टू पे ज़कात ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एसेट टू द एक्सटेंट इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच, कि मेरे जो फ़िका के मुताबिक जो है वो लगता नहीं है। अब यहाँ पे ज़रूरी ये है कि सिर्फ लोगों को ये लगता है कि जनाब पैसे जो हैं वो अकाउंट में पड़े हैं तो उसके ऊपर ही आपकी ज़कात जो है वो नहीं लगेगी, लेकिन अगर आपका सोना पड़ा है किसी लॉकर के अंदर तो उसके अंदर पॉसिबिलिटी हो सकती है। फिर यह है कि अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज़ करते हैं, उसके अंदर जब आपकी पूरी जो है वो हो गई, पॉलिसी की मुद्दत 20 साल होती है, वो पूरी हो गई, तो आपको फिर उसके अंदर जो है वो ज़कात फॉर्म पहले नहीं दिया हुआ तो बाद अज़ा आपको उसके ऊपर टैक्स रिडक्शन हो जाएगी। 20 साल तक आपकी जितनी ज़कात लगती थी वो लगेगी। तो जब बाय द वे जब मैंने लॉ पढ़ा तो मुझे भी लगा कि मुझे अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पे भी ये देना चाहिए, क्योंकि जब आप 20 साल के हों पैसे आ जाएंगे उसके ऊपर आपकी कितनी ज़कात है वो आपके डिडक्शन ज़्यादा होगी। फिर इसके अंदर बैंक अकाउंट, ज़ाहिर है जो भी आपके बैंक अकाउंट हो सेविंग है उसके ऊपर वो लगता है। और फिर आपकी सिक्योरिटीज़ भी हैं जिसके अंदर आपके शेयर्स आ सकते हैं, किसी कंपनी के अंदर डिबेंचर्स आ सकते हैं, NIT यूनिट्स आ सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसके अंदर आप करते हैं, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट आपके हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप जो है वो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें आ जाती हैं। फिर आपके जितने भी फिनंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर, पोस्ट ऑफिस के अंदर बाज़ात आप जो है वो रखते हैं, उसके अंदर भी इंश्योरेंस के और इस तरह से प्रॉफिटेबल स्कीम होती हैं, तो तब भी आप जो है वो इन चीज़ों को कर सकते हैं। फिर फंड्स के अंदर बात आती है, प्रोविडेंट फंड्स आ जाते हैं, ग्रेजुटी आपकी आ जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की, फिर एन्युटी आ जाती है एक्सेट्रा, लोन्स गिवन टू अदर एंड ऑल अदर इन्वेस्टमेंट्स। बाज़ात आपने अपनी जॉब से लोन लिया होता है उसके ऊपर आपकी आ जाता है कि ये आपको जो है वो ज़कात लगनी है या नहीं लगनी। ये सारी वो लिस्ट है जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी शेयर भी करूँगा। तो नाज़रीन इसको जो है वो ओथ कमिश्नर से टेस्ट होना ज़रूरी है। अगला जो क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा था कि जनाब इसके अंदर विटनेसेस होना ज़रूरी है या नहीं है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर विटनेसेस भी होना ज़रूरी हैं। 2 विटनेसेस आपको दरकार होते हैं जो कि विटनेस कर सकें कि जनाब आपने जो ये स्टेटमेंट दी है, ये जो एफिडेविट दिया है या ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म आपने दिया है, ये उनके सामने दिया है। और अगली जो इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि जनाब अगर माइनर है और उसके बैंक अकाउंट में कोई पैसे पड़े हैं या उसकी कोई चीज़ है या इनसेन बंदा है तो उसका क्या होगा। तो उसके अंदर मैं आपको बताऊं, जैसे जनरली हमारा एक लॉ है कि अगर आप माइनर है बच्चा तो उसके गार्डियन के ज़रिए, या कोई इनसेन है जिसका दिमागी तवाज़ुन जिसका ठीक ना हो, तो उसको भी जो है वो गार्डियन के ज़रिए वो अपना ये डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करा सकता है और इन सारी चीज़ों से वो बच सकता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये है कि मेरे पास एक केस आया, क्योंकि अहले तशी जो है उनकी प्रॉपर्टी जो है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से होती है। उसका उनकी अगर कोई औलाद ना भी हो तो उनकी बेवा या उनके जो विडवर हैं, जो उनके खावंद हैं, उनको पूरी जायदाद चली जाती है। तो इस सूरत के अंदर आपका ये डिक्लेरेशन फॉर्म जमा करवाया हुआ बैंक के अंदर बाद अज़ा आपके लवाहिकीन, आपके जो वर्सा हैं, उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। अगर उनको आपकी फ़ेट, उनको अगर आपकी फ़िका को इस्टेब्लिश करना है कि जनाब वो किन फ़िका से ताल्लुक़ रखते से, तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फॉर्म है, बड़ा डिक्लेरेशन जो है वो ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म है। इसका नाम भी दिया गया है, इसको बेसिकली जो है वो फॉर्म CZ50 के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके ऊपर जो है वो 50 रुपये की स्टैम्प पेपर लगता है, लेकिन इससे ज़्यादा अगर आप 100 का भी लगा दें तो एक्सेप्टेबल होगा। ये वो चीदा नाज़रीन इंफॉर्मेशन थी जो ज़कात डिक्लेरेशन फॉर्म के मुतालिक देना ज़रूरी थी। उम्मीद है हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। किसी नए वीलॉग में किसी नई कानूनी, आइनी या सियासी इंफॉर्मेशन के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।